Hello guys and welcome back to my channel Gain Knowledge with Mehak. Today I am here to present you the chapter first of Political Science class 12. पहला चैप्टर कोल्ड वॉर एरा है. हम इसका आधा चैप्टर पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. ये है पार्ट 2. तो हम स्टार्ट करते हैं एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर कि कोल्ड वॉर के क्या क्या एरेनाज थे, कहाँ कहाँ वो फैला. जो दो सुपर पावर है उसने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस करी. कहाँ पे? कोरिया में करी, बर्लिन में करी, कॉन्गो में करी. कब कब करी? कोरिया में 1950 से 53 में करी, बर्लिन में 1958 से 62 में करी और कॉन्गो में 1960s के अगले में करी. जो अरीनास थे कोल्ड वॉर के वो एरियाज थे जहाँ पे वॉर हो रही थी, क्राइसिस हो रहे थे, लोगों को डराया जा रहा था, लेकिन वो एक लिमिट में हो रहे थे. ये नहीं कि ओवर लिमिट चले गए, बहुत ज़्यादा वॉर हो रहा है. छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वहाँ पे वॉर्स क्राइसिस हो रहे थे. जो बहुत सारी जानें, लाइव्स कोरिया में, वियतनाम में और अफगानिस्तान में चली गई थी, लॉस्ट हो गई थी. बहुत ज़्यादा लाइफ का डिस्ट्रक्शन हुआ था, लॉस हुआ था. कहाँ कहाँ पे? कोरिया में, अफगानिस्तान में और वियतनाम में. फिर क्या होता है? नॉन अलाइंड मूवमेंट. जैसे हमने पढ़ा था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आ जाती है, एक बहुत मेजर डेवलपमेंट होता है. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमें हेल्प करती है कोल्ड वॉर को के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उन्हें रिड्यूस करने में, कम करने में. जवाहरलाल नेहरू जो नाम के लीडर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है दोनों कंट्रीज़ को एक साथ करने के लिए, मीडिएट करने के लिए, आपस में समझौता करने के लिए. कोल्ड वॉर रोल फ्रॉम वन अरेना टू अनदर. कोल्ड वॉर जो था वो एक एरिया से दूसरे एरिया में बढ़ता ही जा रहा था. लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट, एविडेंस जो थे वो मिलते ही जा रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे. कोल्ड वॉर एरा डिड नॉट एलिमिनेट द राइवलरी बिटवीन द. जो कोल्ड वॉर था उसने कम एलिमिनेट नहीं करी. क्या एलिमिनेट नहीं करी? राइवलरी. उनकी राइवलरी कम नहीं हुई, बल्कि जो म्यूचुअल सस्पिशंस था, जो एक दूसरे पे उनका वो था कि वो देखते थे कि ये हमें सस्पिशन करते हैं, ताका झाकी करते हैं, वो बढ़ता ही जा रहा था वॉर के लिए. यूएस और यूएसएसआर ने डिसाइड किया कोलैबोरेट करने के लिए. कहाँ पे कोलैबोरेट करने के लिए? कुछ न्यूक्लियर वेपन्स पे. उन्होंने 3 एग्रीमेंट्स भी साइन करे, जैसे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी. उन्होंने आर्म्स का एक मीटिंग हेल्ड, वहाँ पे एक मीटिंग हेल्ड हुई और उन्होंने आर्म्स की ट्रीटी साइन करी. नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी. कि जब दो कंट्री थी, बाइपोलैरिटी आ गई ना, यूएस और यूएसएसआर, तो क्या क्या चैलेंजेस आए. नाम था वो तो वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप. वो अपनी फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडशिप अपने बढ़ा रहा था, वो अपना एक्सटेंड कर रहा था. जैसे यूएस और यूएसएसआर एक्सपेंड कर रहे थे अपनी अलायंसेस को, वैसे नाम भी अलायंस को अपने एक्सपेंड कर रहा था. पहले 3 लीडर्स के बीच में फ्रेंडशिप हुई. कौन कौन? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के गैमल अब्दुल नसीर के बीच में मीटिंग हेल्ड होती है. कब? 1956 में. इंडोनेशिया के जो सुकर्नो थे और घाना के जो क्वामे नक्रुम थे, वो उन तीनों लीडर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, नाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. इसलिए इन 5 मेंबर्स को क्या बोला जाता है? 5 फाउंडर्स ऑफ नाम. कि इन 5 ने क्या किया है? ये नाम के फाउंडर्स हैं. पहली मीटिंग जो थी वो नाम की बेलग्रेड में होती है 1961 में. और वो 3 फैक्टर्स लेके चलते हैं वहाँ पे कि हमारे 5 मेंबर्स के बीच में क्या होगा? कोऑपरेशन होगा. हम जो कोल्ड वॉर के बीच में टेंशन्स और वो अब उनके अरेनाज जो फैल रहे हैं उन्हें हम कम करने की कोशिश करेंगे. और उन्हें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वो उन्हें खटक रही थी कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो यूएन को बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रही थी उस टाइम पे. 16 नई अफ्रीकन कंट्रीज़ ने यूएन को ज्वाइन किया था. फिर जो पहला समिट था ना, उसमें 25 स्टेट्स मेंबर थी. जो पहला समिट हुआ था ना, पहली मीटिंग हेल्ड हुई थी बेलग्रेड में, उसमें 25 मेंबर्स थे स्टेट्स के. बढ़ते बढ़ते 17th मीटिंग, जो लेटेस्ट मीटिंग है वो 17th मीटिंग है, वेनेजुला में हुई थी 2016 में. और उसमें 120. पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से थोड़ा सा ऊपर का टॉपिक है. जैसे नॉन अलाइंड एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया था पूरी कंट्रीज़ में, जो पॉलिटिकल सिस्टम और लोगों को, दूसरी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसे ज्वाइन करने में. दिस मेड द मूवमेंट लेस होमोजीनियस एंड ऑल्सो मेड इट मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन.
लेकिन इस वजह से जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा लेस होमोजीनियस हो गई थी, एक और जो था वो डिफाइन करने में उसे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसी जो हम उसे डिफाइन कर रहे थे जिस टर्म्स में, वो वैसी नहीं थी। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड बी कंसिडर्ड आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दो वो थे कि हम आइसोलेशन में रहेंगे और न्यूट्रलिटी रहेंगे। आइसोलेशन का मतलब होता है कि हम दूर रहें, स्टेइंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग, अकेले रहें पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ऐसा नहीं था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में क्या था कि बहुत सारी अलायंसेस अगर यूएस और यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं करी तो वो नाम को ज्वाइन कर लेगी, इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम आइसोलेशनिज्म नहीं कह सकते। दूसरा उनका वो था कि वो न्यूट्रलिटी फॉर्म करेगी। न्यूट्रलिटी तो वो होती है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ना यूएस की तरफ नहीं रहेंगे ना यूएसएसआर की तरफ रहेंगे और वॉर से बाहर रहेंगे। जबकि इंडिया ने यूएसएसआर से 20 इयर्स की फ्रेंडशिप को साइन कर दिया था। इससे जो यूएस है वो उसे लगा कि क्या इंडिया यूएसएसआर के साथ है, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो नॉन अलाइनमेंट स्टेट जैसे इंडियाज हैं वो वॉर में बहुत वेरियस रीजन से सपोर्ट कर रहे थे या फिर इन्वॉल्व हो रहे थे। वो इसलिए भी सपोर्ट या फिर इन्वॉल्विंग उनकी इसलिए भी थी ताकि वो वॉर को प्रिवेंट कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो। वी शैल मूव ऑन द न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी जिसे हम NIEO बोलते हैं। इसमें क्या था, चैलेंज था किसके लिए, नाम कंट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उनमें मेजॉरिटी जो थी वो क्या थी, LDCs थी, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज थी उनमें से, जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली उन्हें डेवलप्ड होना था और पॉवर्टी से अपने पीपल्स को लिफ्ट आउट करना था। बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी उन कंट्रीज में, तो उन्हें अपने पीपल्स को लिफ्ट भी करना था। सो उन्हें किस किस चीज की जरूरत थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक डेवलप्ड कंट्री के लिए या फिर एक डेवलपिंग कंट्री। जो आइडिया था नियो का वो ओरिजिनेटेड हुआ इस रियलाइजेशन से कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई ट्रेड एंड एग्रीमेंट की, एक रिपोर्ट लेके आई वो जिसका टाइटल था न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। नई पॉलिसी किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। इस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि वो LDCs को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्या देंगे, रिसोर्सेज पे कंट्रोल देंगे जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही हैं, और रिड्यूस करेंगे कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो वेस्ट कंट्रीज से आ रही है, और LDCs को प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल। जो फिर क्या बोला उन्होंने कि वो वेस्टर्न मार्केट को एसेस करेंगे, कम करेंगे, जिससे LDCs अपने लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज अपने प्रोडक्ट बेच पाए और पुअर्स के लिए क्या हो, पुअर कंट्रीज के लिए वो बेनिफिशियल हो। फिर क्या होता है गाइस, जो नेचर होता है नाम का वो चेंज हो जाता है इकोनॉमिक इशू को लेके। पहले जो फर्स्ट मीटिंग हुई या पहले जो मीटिंग्स हुई है उनमें नाम जो था वो इकोनॉमिक इशू को इतना बड़ा इशू नहीं मानता था। 1970s में उसने इसे एक इम्पॉर्टेंट इशू माना और नाम को इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बनाया गया। नियो जो था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वो फेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उनका स्टिफ ऑपोजिशन था, उनकी यूनिटी थी, इसलिए उन्होंने उसे क्या करा, अपोज किया। फेल हो गया नियो, जो हमने नियो ऑर्डर लेके आए थे वो फेल हो गया, और नाम जो था वो कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था अपनी इंटीग्रिटी, अपनी यूनिटी बनाने में। नाउ अब हम पढ़ते हैं इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, कि इंडिया और कोल्ड वॉर में क्या रिलेशन था। एज अ लीडर ऑफ नाम, इंडिया रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर ऑन द फोल्ड। दो फोल्ड पे इंडिया जो था वो चल रहा था। पहला क्या था, केयर फॉर स्टेइंग अवे फ्रॉम टू अलायंस। पहला तो कि वो दोनों अलायंस से क्या रहे, दूर रहे, और दूसरा कि वो अपनी वॉइस न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री जो कि अलायंसेस का पार्ट बन रही है उससे दूर रहे। जैसे जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड हुई है कंट्री, डिकोलोनाइज मतलब जिसपे किसी दूसरे ने रूल किया हुआ था, वो अभी अभी उससे फ्री हुई है, तो अभी अभी वो उससे फ्री हुई है, फिर वो यूएसएसआर का ग्रुप ज्वाइन कर लेगी, तो क्या होगा, वो दोबारा कॉलोनाइज्ड हो जाएंगी, दोबारा उनकी फ्रीडम छट जाएगी। इसलिए उन्होंने वॉइस रेज करी कि वो ऐसा ना करे। ये क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने ये दोनों फॉल्ट्स उन्होंने करे थे।
इंडिया की जो पॉलिसी थी वो ना ही तो नेगेटिव थी ना ही पैसिव थी, ना गलत थी ना सही थी। नेहरू रिमाइंडेड नॉन अलाइन पॉलिसी वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ लिविंग। नेहरू ने याद दिलाया कि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो फ्लिंग अवे, बाहर उड़ने की, तुम हवा में उड़ोगे, ये नहीं कि तुम यूएसएस और यूएसएसआर नहीं ज्वाइन करे तो तुम हवा में उड़ोगे, वो पॉलिसी नहीं है। इंडिया ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि डिफरेंस कम हो जाए दोनों कंट्री के बीच में, बहुत ज्यादा वो वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिवली पार्ट भी लेने लग गया। इंडिया रिपीटेडली ट्राई टू एक्टिव, वो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को चाहता था कि वो एक्टिव हो जाए जो यूएस और यूएसएसआर का पार्ट नहीं है। नेहरू ने एक ग्रेट फेथ, एक बहुत विश्वास जताया कि एक जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिव नेचर बनेगा, जो कि फिर जिसने पॉजिटिव रोल प्ले किया, जिससे कोल्ड वॉर सॉफ्ट हो गया, खत्म नहीं हुआ लेकिन सॉफ्ट हो गया। सो नॉन अलाइनमेंट जो था वो सम सजेस्ट कि वो एक नोबल इंटरनेशनल कोज है जिसने इंडिया में बहुत ज्यादा रियल इंटरेस्ट उसने पे करा है। नॉन अलाइनमेंट का पोस्टर ऑल्सो सर्व इंडिया इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली, दो वेज में। कैसे? पहला जो था वो नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया, नॉन अलाइनमेंट ने क्या किया, इंडिया को अलाउ किया कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस ले सके और अपना इंटरेस्ट शो कर सके, रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ सुपर पावर्स एंड द रिलायंस, रेदर देन, उसके अलावा किसके सुपर पावर के इंटरेस्ट और उनके अलाइज से अच्छा है कि इंडिया इंटरनेशनल डिसीजंस और अपना इंटरेस्ट पे करे। दूसरा क्या था, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, कि इंडिया को एक सुपर पावर से बैलेंस करके रखना था दूसरे के खिलाफ। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशर्ड बाय, अगर इंडिया को किसी एक सुपर पावर ने प्रेशर कर दिया या इग्नोर कर दिया, इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर, तो वो दूसरे की तरफ चली जाएगी। अगर हम किसी के फ्रेंड है, वो हमें इग्नोर करेगा तो हम दूसरे को फ्रेंड बना लेंगे, इसी टाइप में। Neither alliance system could take India for granted or bullied, इसलिए दोनों में से किसी भी अलायंस सिस्टम ने इंडिया को ना ही तो ग्रांटेड लिया और ना ही बुली किया। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज, लेकिन जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। दो क्रिटिसिज्म यहाँ दे रखे हैं, बुक में प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। पहला कि इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट थी वो अनप्रिंसिपल्ड बोलते थे उसे, कि वो ना ज्यादा विश्वास उसूल, उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे। वो एक नेशनल इंटरेस्ट बनाने के लिए इस इंडिया ने अपने क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करना शुरू कर दिया कि वो अपना एक नेशनल इंटरेस्ट बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल इशू पे स्टेप्स लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू टेक। सेकेंड, इट इज सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज इनकंसिस्टेंट, ऐसा सजेस्ट किया गया कि इंडिया जो है वो इनकंसिस्टेंट है और टू कॉन्ट्रेडरी पोस्चर्स, कि वो अपने अलग अलग कॉन्ट्रेडिक्टरी पोस्चर्स ले रही है। हैविंग क्रिटिसाइज्ड अदर, वो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज कर रही है कि वो नाम को ज्वाइन कर ले। इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वो साइन करी थी यूएसएसआर के साथ अगस्त 1971 में फॉर 20 ईयर्स के लिए, जिससे बहुत ज्यादा वो फैल गया था कि वो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही है। यूएस जो था वो गुस्सा हो गया था, एंगर में आ गया था। जो इंडियन गवर्नमेंट का व्यू था उस टाइम पूरा चेंज हो गया था। क्यों? एक तो वो कह रहे कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा दोनों में से कोई सी भी ग्रुप, ऊपर से उसने रशिया के साथ फ्रेंडशिप का वो ट्रीटी साइन कर लिया, इसलिए बहुत ज्यादा उस टाइम डिस्प्यूट्स चलने लग गए थे। इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट भी चाहिए था क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस हो रहा है, इसलिए उसने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप साइन करी थी। एंड इन एनी केस ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। और इस ट्रीटी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं कर सकती, यूएस के साथ भी कर सकती है। सो डेट सेट, ये था हमारा कोल्ड वॉर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।